हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 7। ठीक है, देखो जैसे कि डायग्राम आपको दिख रहा है, इसका जो पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने सर्किट के बारे में स्टडी किया था। उसमें एक चीज़ छूट गई थी, एमीटर और वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे छूटा था। ठीक है, तो उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसमें हम लोग ओम्स लॉ भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चीज़ें दिखाई जा रही है। जो सर्किट है, सर्किट आप समझ गए हो कैसे हो बन रही है। ठीक है, कि उसमें एक सेल एटलीस्ट चाहिए। ठीक है, एक बल्ब चाहिए। बल्ब देखो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं बल्ब होगा। ठीक है, और या फिर कोई भी ऐसा अप्लियंस चाहिए जिसको हम जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। भाई ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम कुछ यूटिलाइजेशन कर सकें इस इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम समझेंगे कि और ये पार्ट स्विच है। ठीक, ये दिस वन इज स्विच। इस समय क्या है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। एमीटर और वोल्ट मीटर का क्या यूज़ है, ठीक है, और इन्हें कैसे लगाया जाता है। एमीटर का काम होता है सर्किट में करंट की वैल्यू को चेक करना। इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है, और इसको कभी भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं लगाते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो टर्मिनल्स के बीच में कई वायर्स कनेक्टेड होंगे। ठीक है, दो टर्मिनल्स के बीच में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, या कई वायर्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको कभी नहीं लगाते हैं। रेजिस्टेंस कम होता है। अगर अमाउंट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो अमाउंट ऑफ करंट बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि तार जल जाएगा और ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम इसे कभी भी पैरेलल में नहीं लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं लगाते हैं। एमीटर का काम होता है करंट का अमाउंट पता करना। इसका रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है कि बिकॉज इट हैज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल नहीं करना है क्योंकि बर्निंग को अवॉइड करना है। ठीक, दूसरा पॉइंट हमने वोल्ट मीटर का क्या समझा। वोल्ट मीटर जो होता है वो रेजिस्टेंस के अलोंग लगता है पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करने के लिए, और पैरेलल फॉर्म में लगता है। उसके नीचे रेजिस्टेंस, उसके जस्ट ऊपर वोल्ट मीटर। इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है ताकि करंट के अमाउंट को कम कर सकें। ठीक है, इसको सीरीज़ में नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगर हम सीरीज़ में इसको लगा देंगे तो रेजिस्टेंस भी इसका पहले से ज़्यादा होता है। ये क्या करेगा, करंट के अमाउंट को कम कर देगा। ठीक है, जब करंट का अमाउंट कम हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम, हम करंट रीड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एमीटर जो है वो करंट रीड नहीं कर पाएगा। और जब करंट का अमाउंट ये कम करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ये मेंटेन कर लेगा, चेक कर लेगा, बट उससे क्या होगा कि हमें कम जो रिजल्टेंट करंट आएगी यहाँ से वो बहुत ही कम होगी। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। यहाँ देखो ये चीज़ें लिखी भी गई हैं कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मीज़र कर सकें। ठीक है, और अगर हम इसे सीरीज में रखेंगे तो पूरे करंट का जो फ्लो है पूरे सर्किट में, उसको ये वीक कर देगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आप सिंपली इस बात को अपने माइंड में बैठा लो कि मेरे, या लर्न कर लो, रट लो। ठीक है, वैसे भी समझ सकते हो। बेसिक सी चीज़ यही है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, सॉरी एमीटर लगाते हो तो सीरीज़ में, वोल्ट मीटर लगाते हो तो पैरेलल में। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वोल्ट मीटर का, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसका काम होता है करंट को मीज़र करना, इसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मीज़र करना। सिंपल है। ठीक, अब हम लोग अपने नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? अभी तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा और हमने करंट के बारे में पढ़ा था, बस उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ सिंपली ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, अब इसको इसके प्रोपोर्शनल कह दो या वी को आई के प्रोपोर्शनल कह दो। जब कभी भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, ठीक है, देखो लॉ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो करंट किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर में फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो अमाउंट ऑफ करंट कम हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है। चलिए, जब हमने पोटेंशियल ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते हो, जो रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है वही कांस्टेंट वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर नाम का एक कांस्टेंट आया हमारे सामने। आर क्या है? आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज़ द एबिलिटी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट या रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट।
अब इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। अभी आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, अभी आपको सिर्फ ओम्स लॉ समझना है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है बस उसको जानना है। तो V इक्वल टू आई आर, आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, टेंडेंसी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर और इन अ सर्किट। बहुत ही सिंपल सा है। अब इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। V इक्वल टू आई इंटू आर मिला, आई को इधर भेज दो, V अपॉन आई इज आर। मतलब देखो ये चीज़ क्लियर हो रही है कि V और I का जो रेशियो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब कि अगर हम इसको ग्राफ में ऐसे दिखाएंगे, मैं इसको आगे अगले वीडियो में ग्राफ में भी बता दूंगा, तो ये ऐसा जाएगा ग्राफ इसका। हमेशा ये याद रखना, दो क्वांटिटीज़ हैं उनको कट करने पर अगर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो ग्राफ हमेशा ऐसा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ कंक्लूजन, जब भी आपसे ओम्स लॉ कहेगा प्रूफ करने को या डिराइव करने को या उसके बारे में लिखने को, तो आप ये जितनी चीज़ें इस पूरे कंप्लीट पेज पे लिखी हुई हैं, ठीक है, ये सब कुछ आप वहाँ पे दिखाओगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसे। खैर, तो V अपॉन आई हो गया R, एक कांस्टेंट है, ठीक। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द अप्लाइड करंट बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ये आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बोलोगे। R की एक और भी डेफिनेशन है, ठीक है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर R भी सिर्फ एक कांस्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इससे हमें पता क्या चल रहा है, ये जो हमने यहाँ पे एक चीज़ बनाई है उससे हमें पता क्या चल रहा है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट, आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आप ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो, जो R है वो 1 अपॉन आई है, या वैसे ही उल्टा करके बोल सकते हो कि I इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, ठीक है। ना समझ में आए तो आप यहाँ देख लो, अगर I इज इक्वल टू 1 अपॉन आर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेजोगे तो ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, इसे कन्फ्यूज मत होइएगा, दिस वन इज़ R, दिस वन इज़ I, ठीक। तो हमने देखा कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब रेजिस्टेंस, जाहिर है रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगी, करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है इसका। आई होप कि ओम्स लॉ प्रॉपर क्लियर हो। देखो कोई बहुत बड़ा लॉ नहीं है इसमें, ठीक है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं समझ सकते, सिंपल सा लॉ है। 10th स्टैंडर्ड के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो कंप्लीट इस पेज में दी हुई हैं, आराम से आप इसे करो, ठीक है। चलिए आज का वीडियो लंबा होने जा रहा है, उसे एंड करते हैं। एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग, पढ़ते रहना बच्चों, ठीक है। ओके बाय।